explain with the help of a production possibility curve diagram or diagrams how a decision to reallocate resources in an economy to produce more capital goods and fewer consumer goods will affect consumer both in the short run and in the long run. सही. हम सबसे पहले इस बात को एक्सप्लेन आंसर लिखते हुए सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिफाइन, एक्सप्लेन एंड ऑफ कोर्स इसकी एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि हम डायग्राम यहाँ ना बनाए, बाद में बना दें. सही है. आई पर्सनली मैं बताता हूँ, उस डायग्राम को ऐसे यूज करेंगे कि शुरू में ये यहाँ बेहतर है बना दो. यानी पीपीसी की डेफिनेशन क्या है? इट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज in a given time, that is under given conditions. And of course iski jo explanation hai that says that it shows potential output or full capacity output or full employment level of output. And diagram jab hum banayenge as shown in the diagram karke, so maine x axis pe rakha hai consumer goods and y axis mein le raha hu capital goods. It can be of course the other way also. So हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया और एक्सप्लेन करते करते उसी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए पॉइंट ए और पॉइंट बी ले गया. सही है. सो वी कैन से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी रिप्रेजेंट फुल पोटेंशियल आउटपुट. दे शो द मैक्सिमम दैट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज. सही. Now what happens अगर मैं एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम कंज्यूमर गुड्स कम करके कैपिटल गुड्स को इंक्रीज कर दें तो इससे कंज्यूमर के ऊपर शॉर्ट रन में क्या इंपैक्ट आएगा और कंज्यूमर के ऊपर लॉन्ग रन में क्या इंपैक्ट आएगा. दैट इज द क्वेश्चन कि अगर इकोनॉमी जो है वो डिसीजन टू रीएलोकेट रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मोर कैपिटल गुड्स एंड लेस कंज्यूमर गुड्स, तो उसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इंपैक्ट क्या आएगा. सबसे पहले तो आपने इस बात को एक्सप्लेन करना है कि ये जो रीएलोकेशन है ये हो कहाँ पे रही है. सही है. रीएलोकेशन कौन सी हो रही है? बी टू ए जो है वो हमारे पास रीएलोकेशन हो रही है. सही है. जिसमें हम क्या कर रहे हैं? हम कंज्यूमर गुड्स को कम कर रहे हैं और कैपिटल गुड्स को इंक्रीज कर रहे हैं. सो आप इसी डायग्राम के अंदर इस कॉन्सेप्ट को सिंपली बता दें दैट दिस इज अ केस ऑफ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन विच, और इस बात को एक्सप्लेन कर दें दैट रिसोर्सेज आर withdrawn from production of consumer goods and used in producing capital goods. So हमने सबसे पहले तो ये बात बता दी कि reallocation कैसे है, and of course you can introduce the concept of opportunity cost over here. It is better कि शुरू में आप opportunity cost का reference दे दें ताकि फिर आप उसको use कर सकें. You can talk about the fact that this reallocation means that there is an opportunity cost, that when you're producing more capital goods, some consumer goods are given up. That means capital goods increase करने के लिए some consumer goods are given up. Consumer goods are given up. अब इसका शॉर्ट रन इंपैक्ट क्या होगा और इसका लॉन्ग रन इंपैक्ट क्या आएगा? इसका शॉर्ट रन इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर, शॉर्ट रन इफेक्ट ऑन कंज्यूमर, it's important to note that the question does not say what is happening to the economy. The question is saying इससे एक कंज्यूमर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा. तो कंज्यूमर पे जो शॉर्ट रन इंपैक्ट आएगा वो आएगा फॉल इन लिविंग स्टैंडर्ड ड्यू टू lower consumer goods. Now we can explain कि गवर्नमेंट जो है ना वो कैपिटल गुड्स के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, प्रोडक्टिव एरिया पे ज्यादा रिसोर्स लगा रही है तो कंज्यूमर गुड्स कम अवेलेबल होंगे. इनकी सप्लाई कम होने की वजह से इनकी प्राइस भी इंक्रीज कर सकती है, इससे कंज्यूमर सरप्लस गिरेगा. बेसिकली वी टॉकिंग अबाउट लो लिविंग स्टैंडर्ड इन द शॉर्ट रन. सही है. बट लॉन्ग रन के अंदर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये तो शॉर्ट रन का कॉन्टेक्स्ट है. लॉन्ग रन के अंदर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ऑन कंज्यूमर, जो ये शॉर्ट रन के अंदर हमने रिसोर्स लगाई है कैपिटल गुड्स के ऊपर, शॉर्ट रन के अंदर मोर कैपिटल गुड्स अलाउ मोर कैपिटल गुड्स कॉज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सही. ग्रोथ इन लॉन्ग रन. सो हम लॉन्ग रन में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, लॉन्ग रन के अंदर ये जो आपने कैपिटल गुड्स पे ज्यादा रिसोर्स लगाई हैं इनकी वजह से लॉन्ग रन में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर सकता है.
सही है। और इसमें क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, और ये जो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है इससे कंज्यूमर गुड्स बढ़ जाएंगी, इसलिए लॉन्ग रन के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सकता है क्योंकि आपकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स इंक्रीज हो गई है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें। Discuss whether the transition from a planned economy to a market economy will always benefit consumers. अब यहाँ दो बातें हैं, दो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। एक तो ये कि will always benefit एंड सेकेंडली विल ऑलवेज बेनिफिट कंज्यूमर। यहाँ दो बातें हो रही हैं, यानी हम यहाँ दो काउंटर आर्गुमेंट देंगे। एक बात तो ये कि क्या कंज्यूमर के लिए हमेशा बेनिफिशियल है, और दूसरी बात ये कि क्या सिर्फ कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है, प्रोड्यूसर के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है ना। एंड वी गोइंग फ्रॉम प्लान्ड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी, सही है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज दिस, ये जो हो रहा है ये क्या है, सही है। यानी कि 2B के अंदर हम पहले बताएंगे कि प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी का ट्रांजिशन का क्या मतलब है, इकोनॉमी का को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या हुआ है। तो हम सबसे पहले इस ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करेंगे, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्लान बताएंगे कि प्लान के अंदर देयर इज नो प्राइवेट एलोकेशन, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड वी कैन टॉक अबाउट कि प्लान से जब हम मार्केट के अंदर जाएंगे इसका मतलब देयर इज नो गवर्नमेंट इन्वॉल्व। तो पहले तो इन दोनों बातों को समझा दिया जाएगा कि भाई प्लान से मार्केट में जाएंगे, प्लान क्या होती है और मार्केट क्या होती है। आपने प्लान को डिफाइन कर दिया कि प्लान इकोनॉमी व्हाट इज इट, व्हाट इज प्लान इकोनॉमी, पहले ये डिफाइन कर दिया, और मार्केट इकोनॉमी डिफाइन कर दी, दैट व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी, सही है। और फिर आपने इस बात को बताया कि इस ट्रांजिशन से कंज्यूमर का फायदा होगा, कंज्यूमर का बेनिफिट होगा, और बेनिफिट किस फॉर्म में होंगे, कंज्यूमर को वैरायटी मिलेगी, वैरायटी एंड कंपटीशन मिलेगा, कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी आउटपुट मिलेगा, बेटर क्वालिटी मिलेगी, कंज्यूमर की से बन जाएगी, जिसको जो उसको चाहिएगा उस चीज पे रिसोर्स लगेगी, देयर इज लेस टाइम लैग इन रिसोर्स एलोकेशन, देयर इज लोअर कंपटीशन की वजह से प्राइस कम हो सकती है, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये एक एडवांटेज की तरह इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अगर मोनोपोली बन गई तो उल्टा वो हाई प्राइस चार्ज करना शुरू करेगा, तो हम डिसएडवांटेज में देखेंगे। तो कंज्यूमर को ज्यादा वैरायटी मिल रही है, कंज्यूमर को बेहतर कंपटीशन मिल रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए जो कंज्यूमर को कमोडिटी मिल रही है वो इंप्रूव होती जा रही है। सो देयर इज इंप्रूवमेंट इन आउटपुट, इंप्रूवमेंट इन आउटपुट। सो ये तो हमारा फायदा हो गया कंज्यूमर का, लेकिन कंज्यूमर का हैजर्ड इसमें क्या हुआ, कंज्यूमर का इसमें हैजर्ड हुआ, अगर मोनोपोली फॉर्म हो गई तो हाई प्राइसेस चार्ज होंगी, सही है। कंज्यूमर का नुकसान इसमें क्या होगा, हाँ देयर डिमांड विल बी मेट थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, लेकिन जब मोनोपोली बन जाएगी तो हाई प्राइस चार्ज करेगी। फिर इसके बाद क्या होगा, दैट एक्सटर्नल कॉस्ट आर इग्नोर्ड, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर इग्नोर्ड, इसका मतलब मार्केट फेलियर होगा, कंज्यूमर को हर कमोडिटी के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इस वजह से मेरिट गुड और डीमेरिट गुड को सही तरह एलोकेट नहीं किया जाएगा। और कंज्यूमर को नुकसान क्या हो सकता है इस तरह की इकोनॉमी के अंदर, कि मोनोपोली, एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट, एक कंज्यूमर एक्सेसिव एक्सपोर्ट्स की वजह से, ऐसे एक्सेसिव एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं जिससे देयर इज लोअर लोकल कंजम्पशन, लोकल कंजम्पशन कम हो रही है क्योंकि हाई प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में मिल रही है, प्रोड्यूसर निकाल के एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको इस बात से परवाह नहीं है कि मेरा लोकल कंज्यूमर कहाँ बैठा हुआ है, उसको तो ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, मार्केट इकोनॉमी में तो यही होगा। फिर देयर इज लैक ऑफ पब्लिक गुड्स, तो इसके कंज्यूमर जो है उनका क्या होगा, एंड मोर ओवर हम ये कह सकते हैं देयर इज इनस्टेबिलिटी इन ट्रांजिशन, इनस्टेबिलिटी इन ट्रांजिशन which can lead to, जिसमें बहुत हाई इन्फ्लेशन, जो ट्रांजिशन है उसके अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पे भी उसका लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगा, सही है। डीमेरिट गुड और मेरिट गुड का आर्गुमेंट बेटा यहीं पर आ जाएगा, उसको यहीं से लिंक कर लेंगे, इसलिए हमारा जो फाइनल कंक्लूजन है, एक इसमें कुछ एक मतलब ये कोई लाजमी नहीं है, लेकिन हम ये डाल सकते हैं कि मोर ओवर प्रोड्यूसर्स एंड लेबर के भी अपने बेनिफिट्स और हैजर्ड है, तो इस बात को भी ब्रीफली बताया जा सकता है
बहुत ब्रीफली, क्वेश्चन इसके रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि भाई सिर्फ कंज्यूमर को इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बाकी सब पे भी आ रहा है। जो हमारा कंक्लूजन है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, और कंक्लूजन ये है कि कंज्यूमर के ऊपर फायदा तो है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कंट्रोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो जहां जहां मार्केट फेलियर होगा वो कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा सकता है। सही है? इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? 3A सबको समझ, सबसे हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सम प्रोडक्ट इज प्राइस इलास्टिक एंड सप्लाई ऑफ अदर प्रोडक्ट इज प्राइस इनइलास्टिक, ये हो जाएगा सबसे? सब फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताने, डिमांड नहीं बताने। अच्छा अली, आपने यहाँ पे लिखा था अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी, अगर आप ये बात इसमें लिखेंगे तो ये काम नहीं चलेगा, उसकी वजह कंज्यूमर का पूछा गया। सो अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में ज्यादा होगी, लोगों की इनकम कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, और फिर वहां से लिंक करेंगे कि ये लोग जिनकी इनकम खत्म हो गई है या कम हो गई है, इन लोगों की कंजम्पशन गिर जाएगी। तो पहले अनएम्प्लॉयड लेबर जो है ना उसको कंज्यूमर बनाना पड़ेगा, कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में सवाल। सही है? इस बात समझ में आ गई बात ये? अच्छा, 3A तो आई थिंक सब लोग कर लेंगे। 3B देख लें, डिस्कस द वेज इन विच फिस्कल पॉलिसी कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स इन एन इकोनॉमी एंड कंसिडर वेदर दिस अप्रोच इज लाइकली टू बी इफेक्टिव। हम फिस्कल पॉलिसी यूज करें एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। नाउ वी नो दैट फिस्कल पॉलिसी यूज की जाती है एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमने फिस्कल पॉलिसी यूज की है एग्रीगेट डिमांड को, एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ बात हो रही है सप्लाई साइड कंट्रोल्स की, कि हम सप्लाई साइड के थ्रू ये काम करें। बेसिकली हो ये रहा है कि हमने सप्लाई साइड यूज किया और सप्लाई साइड के थ्रू हम इन्वेस्ट करें कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रहा है। वी अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ऑलवेज पार्ट ऑफ फिस्कल, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर फिस्कल एक्सपेंडिचर होता है। अब इस फिस्कल एक्सपेंडिचर से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ सकती है और इस फिस्कल एक्सपेंडिचर से हम एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। सवाल ये है कि इस तरह की पॉलिसी इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। सही है? एक मिनट, क्या हो गया? एक मिनट, सॉरी। ओके, fiscal policy can be used to increase the aggregate supply of products in the economy and consider whether is likely to be successful. So fiscal policy, ज़ाहिर है इस क्वेश्चन के अंदर जो 3B है इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसको हम डिफाइन करेंगे। सही है? और सारे इसके टूल्स बताएंगे कि फिस्कल पॉलिसी के दो टूल्स होते हैं, एक तो होता है टैक्सेस और दूसरा होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सही है? अब सवाल ये है कि इन दोनों को यूज करके क्या एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हमारा जवाब में बता रहे, पहले क्या करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई को हम डिफाइन करेंगे। दैट एग्रीगेट सप्लाई जो है वो टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है इन अ गिवन टाइम, वो एग्रीगेट सप्लाई है। और उस एग्रीगेट सप्लाई को हम शो करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इस काम को किया जा सकता है। पहले तो हम इस बात को कहेंगे कि भाई फिस्कल पॉलिसी में हम टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू ये काम कैसे कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, और ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हम किस पे लगा रहे हैं, सप्लाई साइड पे। सही है? और उसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं कि हम प्रॉफिट टैक्सेस को कम करें टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट्स। सही है? हम कॉरपोरेशन टैक्सेस कम कर दें, कॉरपोरेशन टैक्सेस एंड स्टार्टअप टैक्सेस को हम कम कर दें। इससे क्या होगा, न्यू बिजनेस सेटअप, और जब नए बिजनेस सेटअप होंगे तो सारे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। और क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग डायरेक्टली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग करिए,
इसका भी इम्पैक्ट आएगा, सही है। उससे क्या होगा कि सारे फर्म्स के लिए प्रोडक्शन ज्यादा पहले से ज्यादा हो जाएगी। सेकेंडली, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन सब्सिडीज एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। और ज़ाहिर इसको जब आप इसको समझाएंगे तो आप साथ में मल्टीप्लायर इफेक्ट वाली बातें जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है वो भी इसको यूज कर लेंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब करती है तो ज़ाहिर उससे इकोनॉमी के अंदर मल्टीप्लाइड इफेक्ट आता है। सिमिलरली, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन सब्सिडीज, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ लेबर, इन सब चीजों की वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट कंट्री का जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट करना चाहिए। बट दो अलग अलग केसेस हैं यहाँ पर। हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो चेंज आपके पास आ रहा है इसमें से कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आपको शॉर्ट रन के अंदर एक इमीडिएट इम्पैक्ट दे सकती हैं, लेकिन सब के सब आपको शॉर्ट रन में इम्पैक्ट नहीं दे सकती। बेसिकली हम इसके इफेक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, सही है। क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछा हुआ कि ये जो पॉलिसी लगाई है, वो ये नहीं पूछ रहे कि ये बताओ कि इसका इम्पैक्ट शॉर्ट रन में देखना है या लॉन्ग रन में देखना है। आपसे सवाल ये पूछा गया है, क्या पूछ रहा? कॉर्पोरेशन टैक्सेस एंड स्टार्टअप, बेसिकली कॉर्पोरेशन टैक्सेस एंड स्टार्टअप टैक्स कोई अलग से टैक्स नहीं है, इट इज मैं यहाँ पे मेरा पॉइंट ये था कि गवर्नमेंट स्टार्टअप जो हो रहे हैं, नई फर्म सेटअप हो रही है, उन पे कम टैक्स लगा है, इसकी बात हो रही थी, सही है। इस क्वेश्चन में कहीं शॉर्ट रन लॉन्ग रन को डिफरेंशिएट करने को नहीं कहा गया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जब ये सारी स्पेंडिंग करेगा प्राइस लेवल एंड जीडीपी, ना अगर ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ये शॉर्ट रन की एग्रीगेट सप्लाई करता है, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई इन द शॉर्ट रन, और ये इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड है। सो वी नो दैट शॉर्ट रन के अंदर जो मेनली इंपैक्ट आएगा वो ये आएगा, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करने का शॉर्ट रन के अंदर इंपैक्ट है, इमीडिएटली इंपैक्ट है, दिस इज द इमीडिएट इफेक्ट, ये है इमीडिएट इफेक्ट, सही। जिसमें हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे खर्च कर रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और उसका इफेक्ट क्या रहा है, स्पेंडिंग बढ़ रही है। बट एट द सेम टाइम वी आर आल्सो सेइंग कि ये सब का जो इंपैक्ट शॉर्ट रन में प्रोडक्टिविटी पे आएगा उससे आपका एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, सही है। सो हम ये कह रहे हैं इमीडिएट इफेक्ट क्या है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करने से, टैक्स कम करने से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगा। सेकेंडली, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, और इस प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर से जो शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन आउटपुट आएगा, शॉर्ट टर्म राइज इन आउटपुट आएगा, उसकी वजह से फर्म का, कंट्री का एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज करना चाहिए, सही। ये तो एक शॉर्ट रन इफेक्ट है। लेकिन जहां तक की बात लॉन्ग रन की, सो लॉन्ग रन के अंदर आपका पोटेंशियल आउटपुट इंक्रीज करेगा, और जब आपका पोटेंशियल आउटपुट इंक्रीज करेगा तो लॉन्ग रन में भी आपका एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, जो ये बताएगा कि इकोनॉमी का जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है वो भी अब पहले से इंक्रीज हो गया। दैट मींस दिस इज योर शॉर्ट रन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई 1 एंड दिस इज योर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई 2, यानी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, सही है। हाँ, मैं हमजा बताता हूँ जी, समझ में आई ये बात ही कि गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग करेगा तो उससे ये काम किस तरह से होगा। इज इट क्लियर? यस और नो? अच्छा जी, इसकी इफेक्टिवनेस पे हम ये बात करेंगे कि लाजमी नहीं है कि आप प्रॉफिट टैक्सेस या कॉर्पोरेशन टैक्सेस कम करेंगे तो प्रोड्यूसर उस पैसे से ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट करे, सही है। टैक्सेस कम होने से इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट इज स्टिल अनसर्टन, सही। हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक कंडीशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। अभी क्या एक कंडीशंस हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि फ्यूचर में क्या होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाजमी नहीं है कि टैक्सेस कम होने से ये हो। प्लस टाइम लैग्स का जो सप्लाई साइड का इशू है, टाइम लैग्स एंड हाई कॉस्ट, टाइम लैग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है कि जो आप करना चाह रहे हैं उसमें से शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा बहुत इफेक्ट आ जाए, मेन इफेक्ट तो आप लॉन्ग रन में ही ऑब्जर्व करेंगे, सही है जी जनाब। ये समझ में आ गया। कंक्लूजन ये है कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू से, फिस्कल पॉलिसी से एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज कर सकता है, बट मोर इफेक्टिव जो इसके अंदर वो है सप्लाई साइड पॉलिसीज, कि जहां गवर्नमेंट डायरेक्टली यही काम करे। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
4 है तो हो जाएगा. What is meant by protectionism? Describe 2 ways in which the steel industry can be protected. I think that's very straightforward. And discuss the advantage and disadvantage of protecting an industry such as steel and consider whether protection will be of overall benefit. I think ये वाले questions तो हम already कर चुके हैं, इसमें मसला नहीं होना चाहिए. बेटा जिसने पेपर बोला था आपको को समझ में आ गई बात ये?